Good morning, student. I am Gopi Kumar Srivastav from ISS Sudamdi, and this is my third video of chapter number 11 of foreign exchange rate. In this video, I am discussing about the merit of flexible exchange rate. हमने पहले ही डिस्कस कर लिया कि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंतर्गत जो रेट होता है करेंसी का वो डिमांड एंड सप्लाई पर निर्भर करता है. चलिए हम लोग उसका मेरिट भी पढ़ देते हैं. तो गोल्ड रिजर्व इज नॉट रिक्वायर, आपको पहला बता दे फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के अनुसार गोल्ड रिजर्व का कोई जरूरत नहीं पड़ता है. वेंचर कैपिटल रेट प्रमोट, यहाँ पे आपका वेंचर कैपिटल बढ़ सकता है, मतलब बड़ी बड़ी कंपनियां आ सकती हैं. इंटरनेशनल मोबिलिटी ऑफ कैपिटल, यहाँ पे आपका जब डिमांड एंड सप्लाई पे जब निर्भर करता है बात, जब करेंसी बदलाव होता है तो वहाँ पे इंटरनेशनल ट्रेड या मोबिलिटी होने लगता है कैपिटल का, पूंजी का. एक देश से दूसरे देश में पूंजी जाता है, दूसरे देश से यहाँ पे आता है. डिमेरिट यहाँ पे होता है मार्केट इनस्टेबिलिटी होता है, कभी भी डॉलर का दाम बढ़ जाएगा, कभी डॉलर का दाम घट जाएगा, कुछ भी हो सकता है. तो यहाँ मार्केट इनस्टेबिलिटी है, स्टेबल नहीं है. पॉलिसी फॉर्मेशन बिकम डिफिकल्ट, आप किसी तरह की पॉलिसी नहीं बना सकते. जैसे देश में आप किसी तरह का प्लानिंग कर रहे हैं कि हम इस तरह का पॉलिसी बनाएंगे, तो बाहर का भी आपको जो देश का जो करेंसी है उसमें बदलाव जो होता है वो आपके पॉलिसी पे असर कर सकता है. क्योंकि अगर मान लीजिए कुछ गुड्स आपको बाहर से मंगाना है और डॉलर का दाम अचानक बढ़ जाए तो आपका पॉलिसी फॉर्मुलेशन नहीं बन सकता है. आप किसी तरह का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं और उस चीज़ का गुड्स आपको बाहर से चाहिए तो आपसे नहीं होगा. तो यहाँ पे दिक्कत है. तो यहाँ पे मैंने दिखाया है डिफरेंट बिटवीन द फॉरेन एक्सचेंज रेट एंड द फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, एंड दिस इज completed. And the last and the next topic about foreign exchange market, but before this foreign exchange market we discuss a topic of managed floating rate. हम first we have to understand managed floating rate. This is the our third type. ये हमारा थर्ड टाइप है, ठीक है. मैनेज फ्लोटिंग रेट, इसे आप थर्ड टाइप मान सकते हैं, ठीक है. थर्ड टाइप, करेक्ट. इट रिफर्स टू द सिस्टम इन विच द फॉरेन एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्सेस एंड द सेंट्रल बैंक इन्फ्लुएंसेस द फॉरेन एक्सचेंज रेट थ्रू द इंटरवेंशन इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट. आपको मैं बता दूं, इस तरह का मार्केट में मैनेज फ्लोटिंग रेट सिस्टम में दोनों तरह का सिस्टम आ जाता है. फिक्स एक्सचेंज रेट जहाँ पे गवर्नमेंट रहता है और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट जहाँ पे मार्केट रहता है, मतलब मार्केट फोर्सेस रहता है. तो यहाँ पे दोनों मिलकर जब तय करेगा कि करेंसी का क्या दाम होना चाहिए तो उसे मैनेज फ्लोटिंग रेट सिस्टम कहते हैं. इट इज हाइब्रिड ऑफ द फिक्स एक्सचेंज रेट एंड द फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट. हाइब्रिड में तो हो गया मिश्रण, मिक्स कॉम्बिनेशन है. In this system, central bank intervene in the foreign exchange market and restrict the fluctuation in the foreign exchange within the certain limit. यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज मार्केट आ जाता है या सेंट्रल बैंक आ जाता है और रिस्ट्रिक्शन दे देता है कि आपको बाहर से कितना डॉलर खरीदना है, नहीं खरीदना है, सब कुछ तय करने लगता है. इट इज ऑल्सो नोन एज डर्टी फ्लोटिंग, का कि ये गंदा फ्लोटिंग हो गया, गंदा एक्सचेंज हो गया, क्या कि यहाँ पे दोनों आ जाता है, चाहे वो सेंट्रल बैंक हो या मार्केट फोर्सेज हो. बहुत मिक्स कॉम्बिनेशन है, तो यहाँ पे बहुत ही पेचीदा बातें हैं. उसके बाद हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है, आप इसी एग्जाम्पल को पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसे लिख भी लें. अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास है एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन फॉरेन एक्सचेंज रेट एंड द डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज. बट बिफोर दिस क्वेश्चन वी हैव टू डिस्कस टॉपिक आल्सो विच इज फॉरेन एक्सचेंज मार्केट. First, we have to know about the foreign exchange market. We have completed the three types of foreign exchange rate: the fixed exchange rate, flexible exchange rate, and the managed floating rate. Now we are discussing the foreign exchange market or meaning and the function. The foreign exchange market refers to the market where the national currency of the different country are traded for one another. आपको मैं बता दूं, दूसरे देशों के जो करेंसी है, जो दूसरे देशों के करेंसी का लेन देन होता है, जिस मार्केट में करेंसी बेचा या खरीदा जाता है. जैसे कि अगर आपको दूसरे देशों का करेंसी चाहिए तो आप जिस जगह पे करेंसी खरीदते हैं, जैसे डॉलर चाहिए, पाउंड चाहिए, तो जिस प्लेस पे खरीदते हैं उसे फॉरेन एक्सचेंज मार्केट बोलते हैं. क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट ही एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे आपको दूसरे देश का करेंसी अवेलेबल मिलता है. इट मेनली परफॉर्म द फ्लोइंग थ्री फंक्शन. ये तीन तरह का फंक्शन को निभाता है. ट्रांसफर और परचेजिंग पावर बिटवीन द कंट्री. बिल्कुल, अगर आप दूसरे देश का करेंसी खरीद सकते हैं तो आप परचेजिंग पावर आ जाता है आपको, मतलब आप दूसरे देश का गुड एंड सर्विस भी खरीद सकते हैं. इट प्रोवाइड द क्रेडिट चैनल, ये आपको एक क्रेडिट चैनल देगा, मतलब कि उधारी लेन देन भी कर सकते हैं. इट प्रमोट द अगेंस्ट द रिस्क रिलेटेड टू द वेरिएशन इन द फॉरेन एक्सचेंज रेट. ये एक मार्केट है जिसे आप हेजिंग फंक्शन कह सकते हैं. इस हेजिंग फंक्शन के अंतर्गत यहाँ पे जो रिस्क है वो आपका बिल्कुल IMF लेता है और मार्केट लेता है.
मतलब कि जो भी गड़बड़ होगा वो मार्केट समझेगा कि किस तरह से ऑपरेशन होगा। इस तरह के जो ऑपरेशन है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का, वो दो तरह का मार्केट होता है, जिससे पहला हम लोग बोलते हैं स्पॉट मार्केट, दूसरा बोलते हैं हम लोग फॉरवर्ड मार्केट। स्पॉट मार्केट ओनली स्पॉट ट्रांजेक्शन आर टेकन अप, दिस मार्केट इज ऑफ डेली नेचर, डज नॉट डील इन द फ्यूचर ट्रांजेक्शन। सिंपल से बात, जो करेंट ट्रांजेक्शन पे ध्यान दे, जो करेंट एक्सचेंज पे ध्यान दे, इसे स्पॉट मार्केट बोलते हैं। जैसे अभी आपने पैसा दिया करेंट इंडियन रुपीज़ और आपको डॉलर मिल गया, तुरंत मिल गया, तो उस तरह का मार्केट को आप स्पॉट मार्केट कह सकते हैं। फॉरवर्ड मार्केट, इट इज commonly seen that the most of the international transaction materialize much later the value date when the transaction is signed। मतलब यहाँ पे वैल्यू साइन हो जाता है कि इतना डॉलर का दाम इतना होना चाहिए, पर जो डॉलर है वो आपको ट्रांसफर होने में कुछ समय लग जाता है। तो मतलब आपको फ्यूचर में आपने करेंसी खरीद लिया, बात हो गया, साइन हो गया, पर आपको करेंसी जो है, डॉलर जो है या बाहर के देशों का जो पैसा है वो कुछ दिन बाद आए या आप कुछ दिन बाद ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, तो वो फॉरवर्ड मार्केट कहलाता है। ठीक है। सो द लास्ट वी ऑलरेडी डिस्कस्ड, वी हैव नाउ गोइंग टू द टॉपिक, द क्वेश्चन एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन फॉरेन एक्सचेंज रेट एंड द डिमांड फॉर द फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या है और डिमांड क्या है फॉरेन एक्सचेंज को। इस क्वेश्चन को अगर आप घुमा घुमा के लिखें तो ये सारे क्वेश्चन को आप लिख सकते हैं, सभी क्वेश्चन एक ही जैसा है, ये भी क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। चलिए आते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट को समझने के लिए और डिमांड को समझने के लिए। हाँ, तो देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द फॉरेन एक्सचेंज रेट एंड द डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज। हायर द फॉरेन एक्सचेंज रेट द लोअर विल बी द डिमांड फॉर द फॉरेन एक्सचेंज। बिल्कुल सही, फॉरेन एक्सचेंज रेट ज़्यादा रहेगा मतलब डॉलर का दाम ज़्यादा रहेगा, तो डिमांड आप कम करेंगे, कम होगा डॉलर का दाम तो डिमांड आप ज़्यादा करेंगे। दिस इज कॉल्ड फॉरेन एक्सचेंज रेट एंड द डिमांड। मतलब डिमांड के साथ जो आपका फॉरेन एक्सचेंज रेट है वो बिल्कुल नेगेटिव जाता है, वो इन्वर्स जाता है। यहाँ पे मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिखा है। सपोज द प्राइस ऑफ द डॉलर इन इंडिया फॉल फ्रॉम 50 to 40। मान ली डॉलर का दाम 50 से 40 रुपये हो गया, मतलब जहाँ 50 पे करते थे आज 40 पे करने हैं। इसका मतलब ये हो गया कि इट मीन्स दैट द इंडियन रुपीज पीपल हैव पार्ट 50, मतलब लोगों Indian rupees have to part 50 to buy $1 worth of goods from USA. Now we have to part 40 rupees of $1 of worth of goods from USA. It implied that the American goods have become cheaper for Indian people. बिल्कुल सही, जहाँ पे मैंने 50 रुपये देना पड़ता था $1 के लिए, आज 40 रुपये देना पड़ रहा है, जहाँ मतलब कि सस्ता हो गया, 10 रुपये बचने लगा। तो इस तरह से देखा जाए तो डॉलर का जब दाम कम होता है तो हम लोग गुड्स को ज़्यादा बाय करने लगते हैं, ज़्यादा इंपोर्ट करने लगते हैं बाहरी देशों से। एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन फॉरेन एक्सचेंज रेट एंड द सप्लाई। अब यहाँ पे सप्लाई और फॉरेन एक्सचेंज रेट के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, देयर इज डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द फॉरेन एक्सचेंज रेट एंड द सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट। हायर द एक्सचेंज रेट हायर द सप्लाई एंड द लोअर द फॉरेन एक्सचेंज रेट लोअर द सप्लाई। डिमांड के साथ हमेशा इन्वर्स रिलेशन होता है फॉरेन एक्सचेंज रेट का, और सप्लाई के साथ हमेशा पॉजिटिव रिलेशन होता है, क्योंकि अगर फॉरेन एक्सचेंज रेट का सप्लाई बढ़ेगा, रेट बढ़ेगा तो सप्लाई भी बढ़ता है, और रेट घटेगा तो सप्लाई भी घटता है। आप सप्लाई का जो चैप्टर है मैंने जो पढ़ाया है 11 में, उससे आप समझ सकते हैं इस चैप्टर को, क्योंकि इसमें 11 का जो डिमांड है सप्लाई है उससे आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, तब आप इस बात को अच्छे से समझ पाएंगे। मतलब आपके पास यहाँ पे नॉलेज होना चाहिए डिमांड एंड सप्लाई का। तो यहाँ देख सकते हैं एग्जांपल यहाँ पे लिया गया है, आपका डॉलर का दाम 50 से 40 हो गया। इट मीन्स दैट द अर्लियर यूएसए कुड बाय 50 वर्थ ऑफ गुड्स फ्रॉम द इंडिया बाय पार्टिंग $1। नाउ इट कैन बाय ओनली 40 वर्थ ऑफ गुड्स फ्रॉम इंडिया विच इज बिकम कॉस्टलियर। मान ली यहाँ पे कहा गया कि आप जैसे कि देखा जाए यहाँ पे कि पहले जो यूएसए था वो 50 रुपया देकर गुड्स 50 रुपया $1 का देता था। सो लेट अंडरस्टैंड, फिर से हम लोग को समझना चाहिए ये टॉपिक को। एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन द फॉरेन एक्सचेंज रेट एंड द सप्लाई ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज। थोड़ा सा दिक्कत हो गया था बच्चों, क्योंकि थोड़ा सा स्टोरेज फुल हो गया था। चलिए हम लोग फिर से हम लोग सब कुछ कर लिए हैं। तो यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज रेट और सप्लाई में क्या रिलेशन है, तो यहाँ डायरेक्ट रिलेशन होता है, मतलब कि अगर फॉरेन एक्सचेंज रेट का वैल्यू बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगा, घटेगा तो वैल्यू घटेगा। तो मैंने आपको बताया था कि पहले जो US डॉलर में 50 रुपये पे मिलता था $1 का, अब डॉलर का दाम घट गया 40 रुपये हो गया, तो इससे क्या होगा, महंगा हो जाएगा इंडियन गुड्स US डॉलर के लिए। क्योंकि मान ली 50 रुपये मतलब 50 पीस पहले अमेरिका खरीदता था इंडिया से कोई गुड्स, अब 40 रुपये खरीदेगा, 40 रुपये मतलब 40 पीस, तो उसके लिए महंगा हो गया। तो आप यहाँ देख सकते हैं, तो यहाँ पे क्या करेगा, जो अमेरिका है वो अपना सप्लाई को भी घटा देगा, मतलब प्राइस घटा तो सप्लाई भी घटा देगा, वो गुड्स को मंगाना कम कर देगा, मतलब इंपोर्ट कम कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने डायग्राम भी दिखाया है
ये मेरा डिमांड का डायग्राम है, ये सप्लाई का नहीं है, ये डिमांड का डायग्राम है और उसके बाद ये सप्लाई का डायग्राम है। तो डिमांड का क्वेश्चन के साथ डिमांड का डायग्राम रखें और सप्लाई का क्वेश्चन के साथ सप्लाई का डायग्राम रखें। ठीक है, सप्लाई का डायग्राम प्राइस बढ़ने पे सप्लाई भी बढ़ता है, इसलिए सीधा गया है। डिमांड में अपोजिट होता है, इसलिए उल्टा गया है। ठीक है, गिव रीजन फॉर द राइज इन द फॉरेन एक्सचेंज करेंसी व्हेन प्राइस इज फॉल। आप ये बताइए क्यों डिमांड बढ़ता है जब करेंसी फॉरेन करेंसी वैल्यू घटता है, मतलब डॉलर का दाम जब घटता है तो डिमांड क्यों बढ़ता है। तो यहाँ पे दिखा सकते हैं, बता सकते हैं इम्पोर्ट ऑफ गुड एंड सर्विस। तो पहला रीजन ये है कि फॉरेन एक्सचेंज डिमांडेड टू मेक द पेमेंट फॉर द इम्पोर्ट ऑफ गुड एंड सर्विस। आपका इम्पोर्ट यहाँ बढ़ सकता है जब प्राइसेस घटेगी। टूरिज्म बढ़ सकता है, मतलब कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ खर्च कर सकते हैं फॉरेन स्टोर में। यूनिलेटरल ट्रांसफ़र, मतलब कि बाहर से पैसा आ सकता है, जा सकता है। परचेज ऑफ एसेट्स इन द फॉरेन मार्केट, या फॉरेन कंट्री, आप बाहर के देशों से करेंसी खरीद सकते हैं जब आपको प्राइसेस डॉलर का घटता है। आप जुआ खेल सकते हैं, स्पेकुलेशन कर सकते हैं। तो इस तरह से एक रीजन है कि यहाँ पे देखा जाए तो कि प्राइस घटने की वजह से किस तरह से डिमांड बढ़ा। दूसरा रीजन फॉर द राइज इन द डिमांड फॉर द फॉरेन करेंसी, क्यों डिमांड बढ़ जाता है फॉरेन करेंसी का, तो उसका यहाँ पे मैंने कारण लिख दिया है। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं ये हमारा कंप्लीट हो गया है पूरा। थोड़ा सा बचा हुआ है, चलिए इसे भी हम लोग ख़त्म कर लेते हैं। तो यहाँ पे कभी ये पूछेगा कि सप्लाई क्यों बढ़ता है फॉरेन एक्सचेंज का, तो एक्सपोर्ट करने की वजह से, फॉरेन इन्वेस्टमेंट की वजह से, रेमिटांसेस मतलब पैसा भेजने की वजह से, यहाँ से अगर बाहर से देश पैसा आ रहा है या जा रहा है तो इस तरह से यहाँ से बढ़ता है। सो दिस वीडियो इज आल्सो कम्प्लीटेड। होमवर्क आप सभी लिखें, सारा क्वेश्चन को कंप्लीट करें, सबको कंप्लीट करना बहुत ही ज़रूरी है। सारा क्वेश्चन मैंने कंप्लीट कर लिया है, सारा क्वेश्चन हो गया है। ठीक है, सो दिस वीडियो इज कम्प्लीटेड, थैंक यू एंड दिस चैप्टर इज आल्सो कम्प्लीटेड। सभी चीज़ों को आप लिख लें, डिमांड क्यों बढ़ता है, सप्लाई क्यों बढ़ता है, सभी कंप्लीट कर लें अच्छे से। और ये कुछ क्वेश्चन है जो एग्जाम में आया हुआ था, आप उसे भी लिख सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, ओके, सो थैंक यू, दिस वीडियो इज कम्प्लीटेड एंड कंप्लीट योर कॉपी एंड होमवर्क एंड क्वेश्चन मैंने तो दे ही दिया है इस PDF के अनुसार। सो थैंक यू।